चलिए आज हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 3 मॉड्यूल 1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पुट कॉमास एंड राइट नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमरेशन सिस्टम। अब हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, उसको हमने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल दोनों में अलग अलग कॉमास लगाने हैं जिस तरीके से लगते हैं, और उनका नंबर नेम भी लिखना है। ठीक है, तो दोनों अब साइड बाय साइड होगा तो आपको ध्यान से समझ आएगा। नंबर सेम ही है 174653। अब ये नंबर है, इसमें कहीं कॉमा नहीं डला हुआ। अब हमें पहले इंडियन सिस्टम में, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम जो है इंडिया में जैसे तरीके से चलता है वैसे हमने इसमें कॉमा डालना है। तो पहले पीछे से 1s, 10s, 100 कॉमा, फिर 1000, 10,000 कॉमा, और फिर लाख, 10 लाख आता है। तो हमारा ये नंबर बना 17,46,523। स्पेस कम है तो आप छोटे छोटा लिखेंगे, इसमें पूरा आएगा ये। और जब हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम इस नंबर को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ा जाएगा 1s, 10s, 100 कॉमा डलता है यहाँ पे, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 1000, 10,000, 100,000, फिर से 3 का ग्रुप बनता है थाउजेंड्स वाला, फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे मिलियंस आ जाता है। तो ये नंबर बना 1,746,523। तो अगर हम इसको ध्यान से समझे, इंडिया में यही नंबर पढ़ा जाता है 17,46,523, लेकिन अगर आप कहीं और बाहर कंट्री में चले जाते हो तो इस नंबर को पढ़ा जाएगा 1,746,523। इसको यहाँ पे आपने ऐसे वर्ड्स में लिखना है 1,746,523। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा था 8739397। हमने कॉमास डाले इंडियन सिस्टम में, नंबर बन गया हमारा 87,39,397। और जब हमने इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा, ये बन गया 8,739,397। आपके लिए मैंने गैप बहुत ज़्यादा छोड़ के लिखा है, बस सिर्फ कॉमा जितनी जगह छोड़ते हैं इतनी दूर दूर आपने नहीं लिखना है, लेकिन आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है कि यहाँ पे हमारे अलग अलग बॉक्स हैं। ध्यान से इसको लिखना है, पास पास में ही रहेगा ये, बस कॉमा डलता है बीच में। ठीक है, 8,739,397। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नंबर है 5674326। इंडियन सिस्टम में इसको पढ़ा जाएगा 56,74,326। और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ा जाएगा 5,674,326। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 94,36853। अगर इंडियन सिस्टम में हम इसे पढ़ेंगे तो बोलेंगे 94,36,853। 94,36,853। और इंटरनेशनल में बोलेंगे तो बोला जाएगा इसे 9,436,853। ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर यू नीड टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट और एन एस्टिमेटेड अमाउंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो भी आप आंसर निकालोगे वो आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो या अंदाज़ा लगा सकते हो उसका। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है योर मदर प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी बॉट फ्रॉम अ जनरल स्टोर, विल यू कैरी एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी और एग्जैक्ट अमाउंट। आपकी मदर जो हैं उन्होंने एक लिस्ट बनाई, वो बाजार जा रही हैं और कुछ सामान खरीदना है, तो उस सामान को खरीदने के लिए आप एग्जैक्ट पैसे लेकर जाओगे या अंदाज़ा एक लेकर जाओगे कि लगभग इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो हम मार्केट जाते हैं, कुछ सामान खरीदना होता है, तो हम एक अंदाजे से पैसे लेकर जाते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता होता,
तो इसका आंसर आएगा एस्टिमेटेड अमाउंट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू प्लान अ ट्रिप टू जू, यू स्टैंड एट द टिकट काउंटर एंड आस्क फॉर द प्राइस ऑफ द एंट्री टिकट। शुड द टिकट सेलर टेल यू एन एस्टिमेटेड प्राइस और एन एग्जैक्ट प्राइस? आप एक जू में गए हो और जू में आप टिकट लेते हो, टिकट काउंटर पे खड़े हो और वहां आपने टिकट मांगी, तो जो टिकट का प्राइस है, अमाउंट है, वो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा या फिर आपको एस्टिमेटेड अमाउंट पता चलेगा? जब आप टिकट लेते हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस पता चलेगा आपको कि टिकट जो है 10 रुपए की होगी, 20 रुपए की है, 50 रुपए की है, वो फिक्स होता है, उसको हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड प्राइस रहता है, एग्जैक्ट रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एंड योर फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ क्विज, वुड यू लाइक टू नो एन एस्टिमेशन ऑफ द करेक्ट आंसर्स यू गिव और द एग्जैक्ट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स? आप और आपके फ्रेंड जो हैं एक क्विज खेल रहे हैं, आपने क्विज की आपस में, तो आप क्या चाहोगे कि आपको सही आंसर्स जो हैं, आपके कितने करेक्ट हैं, 10 में से आपके 5 करेक्ट हैं, 4 करेक्ट हैं, आप उसका एग्जैक्ट नंबर जानोगे या फिर अंदाजा लगाते हो? एग्जैक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए कि 10 में से आपने 4 ठीक बताए या 10 में से आपने 5 ठीक बताए, तो आप उसमें एग्जैक्ट आंसर्स आपको पता होने चाहिए, करेक्ट आंसर्स आपके कितने हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यू आर गोइंग होम फ्रॉम द स्कूल विद योर पेरेंट्स एंड नीड टू बाय अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द मार्केट ऑन योर वे बैक। आप अपने स्कूल से घर जा रहे हो और रास्ते में अब आप कुछ चीजें खरीदना चाहते हो। विल यू एस्टिमेट द टाइम इन विच यू विल रीच होम और कैलकुलेट द एग्जैक्ट टाइम? अब रास्ते में आप सामान खरीदने के लिए भी रुकोगे, स्कूल से घर जा रहे हो, तो आप अपने घर पहुंचने का समय जो है, टाइम कितना लगेगा, उसको अंदाजे से बताओगे कि मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, 45 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मुझे 45 मिनट्स लग रहे हैं, 30 मिनट्स लग रहे हैं, 1 आवर लग जाएगा? या फिर आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो जब आप रास्ते में से शॉपिंग करते हुए जा रहे हो? आप एस्टिमेटेड टाइम बताओगे, आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते ना। हो सकता है कि आपको 22 मिनट्स लगें, हो सकता है आपको 35 मिनट्स लगें, लेकिन आप ये टाइम अंदाजे से ही बता सकते हो, एस्टिमेट ही कर सकते हो कि मैं सामान खरीदूंगा, दुकान पे भीड़ है तो आपको ज्यादा समय लग सकता है, ट्रैफिक हो गया रास्ते में, आपको रोड क्रॉस करने में ही टाइम लग गया, तो आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो आप उसमें एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, आप एस्टिमेटेड टाइम बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ हैंडफुल ऑफ मार्बल्स विदाउट काउंटिंग व्हाट यू कैन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मार्बल्स। आपके हाथ में मुट्ठी में कंचे हैं, मार्बल्स हैं, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या आप एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो कि आपके हाथ में कितने हैं, या आप अंदाजा बताओगे? एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मार्बल्स ही बता सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द डॉट। एस्टिमेट ही करना है हमें, यानी अंदाजा ही लगाना है, अनुमान लगाना है। जो ये डॉट लगी है, द पोजीशन ऑफ द डॉट ऑन ईच कर्व लाइन इन द नियरेस्ट 100, उसके पास में कौन सा 100 नंबर कौन सा उसके सबसे पास है, वो आपको अंदाजा लगा के बताना है। नोट दैट द आंसर विल बी इन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है लगभग होगा, एग्जैक्ट नहीं हो सकता वो आंसर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट होता है, लगभग उसके आसपास ही है। अब हम अगर फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन में डॉट लगी है 150 पे, तो 150 ज्यादा पास किसके, कौन से 100 के है, 100 या 200, कौन से के पास है? 100 के ज्यादा नजदीक है डॉट ये वाली, इसलिए हमारा आंसर आया 100। अब नेक्स्ट में अगर हम कर्व देख रहे हैं तो डॉट लगी है 350 के पास, लेकिन इसके पास 100 कौन सा है?
इससे पहले 100 आएगा 300 और इधर है 400, तो ये वाली डॉट जो है किसके ज्यादा पास है, 400 के, तो हमारा आंसर आ गया 400। नेक्स्ट में देखो डॉट हमारी लगी है यहाँ पर, अब ये डॉट 500 के नियर है या 600 के नियर है, 500 के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हेल्प द माउस रीच द चीज, मेक अ पाथ थ्रू ओनली द ऑड नंबर्स। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको बड़ा मजा भी आया होगा कि इस माउस को आपने यहाँ चीज तक लेकर आना है खाने के लिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, वो जहां पहले तो आपको देखना है वो रास्ता खुला होना चाहिए, जहां जहां ओपन है वहीं से जा सकता है वो, और सेकंड चीज ध्यान रखनी है कि वो ऑड नंबर से ही जाएगा। आपको याद है ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स हमने किए थे, वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, ये नंबर हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स, और जिनमें लास्ट में वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, ये हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, यानी कि वंस प्लेस पे अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में यही देखना है कि कहाँ कहाँ माउस जाएगा। सबसे पहले 3 है, ये ऑड नंबर ही है, फिर गया 9 पे, 9 के बाद आया 21, 21 के बाद 43, देखो 1, 3, 9 ही आ रहा है ना लास्ट में, फिर 5, फिर 7, फिर 13, फिर 37, फिर 27, फिर 33। सारे नंबर जो ये हमारे हैं ऑड नंबर्स हैं, और यहाँ से माउस जो है चीज के पास पहुंच गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। रिडल्स करने में तो आप सबको बहुत मजा आता है, तो हम अब ये रिडल सॉल्व करते हैं। आई एम फाउंड बिटवीन 30 and 40, I am greater than 35 but smaller than 39. I am an odd number. मैं एक नंबर हूं जो कि 30 और 40 के बीच में आता हूं, लेकिन 35 से बड़ा हूं, 39 से छोटा हूं। तो 35 और 39 के बीच में हूं, तो हमारे नंबर्स अगर हम देखें 35 और 39 के बीच में नंबर लिखने हैं हमने, है ना। तो 35 के बाद आया 36, 37, 38, ये 3 नंबर ही आए हमारे पास 35 और 39 के बीच में, और इस वो कह रहा है कि ये ऑड नंबर भी है, तो 35 और 39 के बीच में ऑड नंबर तो एक ही आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, इस रिडल का आंसर हो गया 37। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई एम एन इवन नंबर, आई एम फाउंड बिटवीन 60 and 80, आई एम लेस देन 64। अब 60 से 80 के बीच में है, ठीक है, और 64 से छोटा है, यानी कि 60 के बाद आ रहा है और 64 से छोटा है। अब इसके बीच में हमने क्या नंबर ढूंढना है, एक ही नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों के बीच में आए और इवन नंबर भी हो। अब 60 के बाद 61 ऑड नंबर है, फिर 62 आया जो कि इवन नंबर बनता है, 63 ऑड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया हमारा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम अ 2-digit odd number, when you add my digits the total is 6, I am less than 20। अब वो कह रहा है आई एम अ 2-digit नंबर, मैं 2 डिजिट का नंबर हूं, यानी कि एक वंस प्लेस और टेंस प्लेस 2 हमारे पास डिजिट के नंबर होगा। when you add my digit the total is 6, यानी कि हम दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे, मान लो 3 + 3 अगर हमने किया तो 6 बनता है, ठीक है। उसने कहा है मेरे टोटल 6 बनेगा दोनों नंबर को ऐड करने पे, लेकिन आई एम लेस देन 20।
आई एम अ 2 डिजिट नंबर। अब 3 + 3 6 बनता है, लेकिन ये जो नंबर है उसने कहा 2 डिजिट का, लेकिन 33 अगर हम लिखते हैं उसका +6 बना, लेकिन 33 तो 20 से बड़ा हो गया। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करें तो 6 आ जाए, और वो ये नंबर जो है हमारा वो 20 से छोटा हो। तो 6 किस किस को प्लस करके आ सकता है? 1 और 5 को प्लस करके 6 आता है। 1 + 5 6 हो जाता है, और ये 20 से छोटा भी है नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 15। नेक्स्ट हमारी रिडल है, आई एम फाउंड बिटवीन 60 and 70. द डिफरेंस बिटवीन माई डिजिट इज 2. आई एम ग्रेटर देन 65. आई एम एन इवन नंबर। 60 से 70 के बीच में है, ठीक है। फिर वो कह रहा है 65 से बड़ा है, यानी कि 65 और 70 के बीच में आ गया, इनके बीच में नंबर है और इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर 65 और 70 के बीच में इवन नंबर आ गया 66 और 68, 2 नंबर ही आएंगे, ठीक है। अब इन 2 इवन नंबर में से भी वो कह रहा है कि एक चीज और बताई, द डिफरेंस बिटवीन माई डिजिट्स, इन 2 डिजिट्स में डिफरेंस, यानी अगर हम इनको माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो किस में आ रहा है, इसमें या इसमें? 6 - 6 तो क्या हो जाता है? 0, और 8 - 6 क्या होगा? 2 मिल गया हमें, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 68। अब ध्यान से अगर हम इसको समझ के करें, 68 जो है 60 और 70 के बीच में आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 65 है, 65 से बड़ा है ये नंबर, और ये एक इवन नंबर भी है। तो हमारी रिडल की सारी कंडीशन पूरी हो गई ना इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई एम फाउंड बिटवीन 80 and 100. मैं 80 और 100 के बीच में आता हूं। द डिफरेंस बिटवीन माई डिजिट इज 9. अगर मेरे डिजिट्स में डिफरेंस निकाला जाए, अगर मेरे दोनों डिजिट्स को माइनस किया जाए तो 9 आंसर आता है। आई एम एन इवन नंबर, और मैं एक इवन नंबर भी हूं। डिजिट किसके बीच में आ रहा है? 80 से 100 के बीच में। तो 80 से 100 के बीच में आना चाहिए। दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो 9 आना चाहिए। अब 81 और इवन नंबर भी होना चाहिए। अब अगर हम कोई भी इवन नंबर इसके बीच में ढूंढते हैं, मान लो 80 के बाद इवन नंबर आता है जैसे 82, 82 में को अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 9 नहीं बनेगा। 84 का डिफरेंस निकालेंगे तो भी 9 नहीं आता। 86 इनको भी माइनस करेंगे तो 9 नहीं आएगा। 88 तब भी 9 नहीं आता। 90 में 9 और 0 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। हमारी दूसरी कंडीशन पूरी हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 90। 90 जो है 80 और 100 के बीच में आ गया। दोनों का डिफरेंस जो है डिजिट्स का वो 9 बन गया। इवन नंबर भी है 90। तीनों कंडीशन पूरी, तो हमारा आंसर आ गया 90। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम फाउंड बिटवीन 40 and 60. When you add my digits, the total is 11. मैं 40 और 60 के बीच में आता हूं, और अगर मेरी डिजिट्स को ऐड करोगे तो वो 11 आएगा, और आई एम एन ऑड नंबर। 40 और 60 के बीच में है। फिर दूसरी चीज उसने बताई है ऑड नंबर है, यानी कि 40 के बाद 41 हो सकता है, 43 हो सकता है, 45 हो सकता है, 47 हो सकता है, 49 हो सकता है। जितने भी ऑड नंबर हैं वो हो सकते हैं। 51 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता था, 55 भी, 57 भी, 59 भी।
इनमें से कोई भी, ये सारे नंबर ऑड नंबर हैं 40 और 60 के बीच में आने वाले। अब लेकिन दूसरी कंडीशन थी कि दोनों डिजिट्स का सम, अगर उसके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, यानी कि जैसे 4+1 करेंगे या 4+3 करेंगे, वो 11 बनना चाहिए। तो इनमें से किनका सम 11 बन रहा है? 47 का। 7+4 क्या हो जाता है? 11, है ना? तो हमारा आंसर हो गया 47। आई एम फाउंड बिटवीन 40 एंड 60। व्हेन यू ऐड माई डिजिट्स द टोटल इज 11। आई एम एन ऑड नंबर। ये एक ऑड नंबर भी है, 40 और 60 के बीच में भी आ रहा है, और 4 और 7 को प्लस कर रहे हैं तो 11 भी आ जाता है। ठीक है, तो हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई अब आज।